हे एवरीवन, मोस्ट वेलकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, बिकॉज मैं 1 जैन को ये वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ एंड ये मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही थी आप सभी का, जिसके लिए आपने मुझे टेस्ट के लिए जो बोला था ना वो ठीक है। तो टेस्ट का जो हमारा सीरीज़ है जो स्टार्ट होगा वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड अपना करते जाऊँगी। क्वेश्चंस को आप उसे सॉल्व करना एंड जब प्रॉब्लम क्रिएट हो तब आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद में फिर उसका सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो ये तो हो गया हमारा टेस्ट की बातें। सो आई होप कि आपका आज का दिन अच्छा रहा हो, ठीक है। एंड अभी लाइटिंग के लिए रियली वेरी सॉरी, बिकॉज जो मैंने लाइट प्रिपेयर किया था ना, बनाया था ना जो लाइट मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, वो मेरा एक लाइट अभी टूट गया है जब मैं उसे सेट कर रही थी। ओके, सो प्लीज़ सॉरी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पिछले क्लास में हम सभी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ बेसिक बातों को जाना था और आज की क्लास में हम सभी कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें समझना क्या है। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 हेड्स इसके होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और वो एक्टिविटीज़ कौन है, तो पहला तो हमारा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और जो थर्ड नंबर में आता है वो है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये तीनों हेड को अलग अलग समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये बनता कैसे है, ठीक है। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली ये हमारा अकाउंट्स है तो फॉर्मेट तो होगा ही, इस तरीके से होता है, ठीक है। ऊपर में हम लिख देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ए नंबर। यहाँ पे जो है ना हमें बनाना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, देन यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का काम करना होता है, ठीक है। ये आधा पोर्शन जो है वो आपके पूरे कैश फ्लो का हाफ से भी अधिक पार्ट जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लग जाता है। ओके, उसके बाद हमारा बी नंबर में आता है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, एंड देन जो हमारा सी नंबर आता है वो होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम क्या समझने वाले हैं, तो आज के क्लास में जो हमारा बेसिकली आज का एकदम जो पूरा फुल क्लास जो है वो पूरा का पूरा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को जाता है। अभी हम इस पार्ट को पहले समझेंगे, इसे पार्ट वाइज में डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग वीडियो होगा। तो फर्स्ट जो आज हम समझने वाले हैं वो है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को आज के क्लास में अच्छे से क्लियर कर लेना है। ओके, तो देखो अभी तो मैं ये जो मैंने बताया ओवरव्यू है, बस इसे मैं अभी क्लीन कर देती हूँ। ओके, तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में ही बता दिया कि वैसे एक्टिविटीज़ जो बिजनेस को ऑपरेट करने में काम आते हैं, ठीक है। जो डे टू डे जो होते हैं ना ऑपरेटिंग कार्य, वो सारे, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए जो यूज़ होते हैं। तो उसमें आप क्या लिख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो इसे समझने के लिए हमें सॉल्व कैसे करना होगा। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है ये तो मैंने आपको पिछले ही क्लास में बता दिया, तो वो बस हमारा ओवरव्यू था। और क्या क्या आता है वो हम क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आने लगेगा और आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि डायरेक्ट मेथड जो है वो सीबीएसई में इंक्लूडेड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड इंक्लूडेड है। तो अगर कोई बच्चे डायरेक्ट मेथड वाले हैं, मतलब अदर बोर्ड्स हैं, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बट किसी ने नहीं बताया तो मैं इनडायरेक्ट से ही आज स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। डायरेक्ट को अभी हम नहीं पढ़ रहे, बिकॉज मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट हैं वो सारे सीबीएसई वाले हैं, वो इनडायरेक्ट वाले ही हैं, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट से ही उन्हें पढ़ना है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाने के लिए हमें इस तरीके से फॉर्मेट बनाना होता है, ठीक है। ओके, आप ऊपर में लिख दोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा कैलकुलेशन है, तो आप सामने में ऐसे कैलकुलेशन लगा सकते हो, कैलकुलेशन
ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मेट है हमारा, पार्टिकुलर्स लिख लोगे, अमाउंट एंड अमाउंट। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में चाहिए, मतलब जब भी आप सॉल्यूशन करने लगोगे तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो आपका होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो है ना वो आपका, आप यहाँ लिखोगे, एक बाहर भी लिख देना, इफ नहीं चलो छोड़ो यहीं पे लिख देना, ठीक है, अंदर में यहाँ पे लिख दोगे। अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओनली गिवन है और उसके साथ एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, लाइक प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या फिर उसमें जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस या लॉसेस ऐड किए गए हैं या लेस किए गए हैं, ये सभी नहीं दिया हुआ है, बस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हो, तब तो बस आपको यही लिख देना है। लेकिन इफ अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ में प्रीवियस ईयर का भी प्रॉफिट दिया हुआ है या फिर कुछ और भी अदर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तब यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है, कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, अब समझो। देखो, जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाए थे क्लास 11th में, तो ट्रेडिंग अकाउंट की तो बात नहीं कर रही मैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रही हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहे थे, है ना, और इधर हम क्या लिख रहे थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और लाइक इधर हम लिख रहे थे डेप्रिसिएशन, है ना, या कमीशन वगैरह अगर दिए हो तो इधर लिख रहे थे। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आ रहा था, ये यहाँ पे जो अमाउंट हमारा गिर रहा था, ये इधर डेबिट साइड, ये हमारा होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, इसे हम क्या बोलते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र होता था हमारा, ठीक है, अभी भी होता है, मतलब क्लास 11th याद होगा अगर आपको तब तो ठीक है, अदरवाइज अभी समझ लो कैसे मैं बता रही हूँ। और इधर हम बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र करते थे एंड इधर हम सारा लेस करते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम इधर लेस कर देते थे, ऐड करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना, और इधर ऐसे ऐड कर देते थे। और इस तरीके से हमारा जो है वो फाइनल रिजल्ट आता था यहाँ पे, ये हमारा होता था नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो ये नेट प्रॉफिट हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, लेकिन ये नेट प्रॉफिट का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस ऐड हैं और लेस हैं जो कि कैश में नहीं हुए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सीधा संबंध जो है वो कैश फ्लो से ही है। ओनली कैश में जो ट्रांजेक्शन होते हैं हम उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे, जो कैश में आए हैं, जो कैश में गए हैं, बस उन्हें ही रिकॉर्ड करना है। जो नॉन कैश हैं, जो कैश में नहीं हुए हैं, वो अगर इसमें एडेड हैं या लेस किए हुए हैं तो फिर आपको उसे एडजस्ट करना होगा, पहले उन्हें हटाना होगा। जो कैश में ओनली हुए हैं बस उन्हें ही लेना होगा, तभी आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखोगे। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालने का सीधा अर्थ है कि यहाँ पे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो ऐड किए गए हैं इन्हें हटाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आप एग्जाम में क्या करोगे कि आपको जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से सॉल्व करने के लिए आए, तो सबसे पहले तो आपको एक नोट तैयार करके कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना होगा। ठीक है, तो मैं अभी इसे क्लीन करती हूँ। यहाँ पे आप लिख दोगे एक, मैं यहाँ बनाती हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, और यहाँ पे इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स लिख लेना, अमाउंट लिख देना। ओके, लेट मी चेंज माय मार्कर बिकॉज ये मार्कर में आई थिंक इंक नहीं है, तो मुझे दूसरी मार्कर यूज़ करनी होगी। सो जस्ट वेट। ओके, सो नाउ आई एम यूजिंग अनदर मार्कर जो कि अब बहुत अच्छा चलने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन में जो है ना वो करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा, तो करंट ईयर प्रॉफिट लिख दोगे। ठीक है, जो अभी ईयर चल रहा है उसका प्रॉफिट जो भी होगा यहाँ पे लिख दोगे। इसमें आपको लेस करना होगा पिछले साल का प्रॉफिट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। आपको हमेशा क्वेश्चन में जो है ना वो दो प्रॉफिट दिए होंगे, दो डेट का कंपैरिजन होगा, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। ठीक है, जो बाद वाला ईयर होगा वो आपका करंट ईयर होगा और जो उसके प्रीसीडिंग ईयर होगा, जो उसके पहले वाला ईयर होगा उसे हम प्रीवियस ईयर मानेंगे। तो इसे लेस करके यहाँ पे एक अमाउंट निकाल लोगे। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ना इसमें आपको लेस और ऐड करना होगा, मतलब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिन्हें आपको ऐड करने होंगे एंड कुछ ट्रांजेक्शन्स को आपको लेस करने होंगे। ओके, तो देखो ऐड में आप क्या लिखोगे, तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट, इस तरीके का जो चीज़ है, जो भी आपने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट में। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लिखोगे इसे, ठीक। देन आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, इस तरीके का जो भी होगा, ठीक। उसके बाद आप इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब जितने भी आप डेबिट में लिख के यहाँ पे जितने भी आप लिख के लेस किए थे, ठीक है, जितने भी आपने इधर डेबिट में लिख के लेस किया था उसे आप ऐड करोगे, और जितने भी क्रेडिट में लिख के ऐड किया था क्रेडिट साइड पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकाला था, तो क्रेडिट साइड वाले को आप लेस कर दोगे, समझे। प्रोविज़न फॉर टैक्स, फिर है अंतरिम डिविडेंड, ये सब अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पे लिख देना और ऐड करके नीचे लिख दोगे। अब लेस क्या करना है आपको, तो रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, इस तरीके का जो चीज़ आएगा आपको लेस कर देना है। उसके बाद जो आपके पास फाइनल बचेगा वो आपका होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, ठीक है। तो जनरली आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं दी गई होंगी, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ही दिया होगा। ये सब जो है ना, ट्रांसफर टू प्रॉफिट, प्रपोज डिविडेंड, अंतरिम डिविडेंड, फिर से प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, ये तभी दिया गया होगा जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए बोला जाए और आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बना के दिया गया होगा क्वेश्चन में तब, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। हमारा ये चैप्टर 1 बाय 1 पहले सारे एक्टिविटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ लेने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर का, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ओके, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑलवेज। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पे आपको एक हेडिंग लिखना है, ऐसे ब्रैकेट दे के लिख दोगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ओके, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऐसे लिख देना, ठीक है। इसे बाहर मत भेज देना, मतलब इसी के अंदर लिख देना, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो है उसका एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, आपने तो पहले से ही जितने भी नॉन कैश एक्टिविटीज़ हैं या नॉन कैश आइटम्स हैं लाइक डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर टैक्स, इसे तो आपने पहले ही ऐड कर रखा है ना डेबिट में दिखा के, मतलब लेस कर रखा है ना प्रॉफिट में, है ना, जो भी प्रॉफिट था उसमें लेस कर रखा है, तो यहाँ पे उसे हमें ऐड करना पड़ेगा, और जिसे आपने ऐड कर रखा है उसे यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, ठीक है। जिसे ऐड करते थे इधर प्रॉफिट एंड लॉस में उसे आपको यहाँ पे लेस करना होगा, और जिसे लेस करते हैं उसे यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। तो उतना ध्यान मत दो, अब समझो क्या होगा, तो यहाँ पे ऐड लिख देना कुछ में एंड यहाँ पे ऐसे लेस लिख देना, ठीक है। अब देखो ऐड क्या क्या करोगे, ऐड करेंगे वही, देखो ऐड करेंगे सिंपल नॉन कैश एक्सपेंसेस या लॉसेस, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस और लॉसेस को ऐड करेंगे, लाइक आपके पास डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन हो गया है तो, या फिर आप इसमें लिख सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, डीडी में लिख देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसे आप यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था आपका लिख दोगे यहाँ पे और इसे ऐड करके बाहर कर दोगे, ठीक है, आई बात समझ में, या फिर यहाँ पे ही लिख देना ऐसे। उसके बाद लेस क्या करोगे, तो लेस आपको करना है नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग भी बोलते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो भी आपको कैश में या ऑपरेटिंग इनकम नहीं हुआ है वो सारे यहाँ पे लेस कर दोगे, ठीक है। इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, तो इसमें आपके डिविडेंड आ सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, या फिर एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आ सकता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो कैश में नहीं होता बट हम इसे यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो एप्रिसिएशन भी आपका कैश में नहीं होता, आपका फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन मैं लिख देती हूँ आपके समझने के लिए, एप्रिसिएशन हो सकता है, ओके, और आपका इसमें डिविडेंड हो सकता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से आपका कुछ आएगा इसमें, ठीक है। और फिर इसे सॉल्व कर लोगे माइनस करके यहाँ पे दिखाओगे, अब यहाँ पे अगर प्लस में आए तो ऐड करोगे और माइनस में आए तो लेस करोगे, उसके बाद आपका अमाउंट यहाँ आएगा। तो ये जो अमाउंट आता है ना, ठीक है, ये आपका अमाउंट जो होता है ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस, ठीक है, मतलब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया ये जो है ना वर्किंग कैपिटल का अभी इसमें काम नहीं हुआ है तब हुआ है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल समझ में आता है ना, वैसे कैपिटल जो एवरी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए बिजनेस में होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चार्जेस आप इसमें लिखोगे। अब ये जो प्रॉफिट है वो वर्किंग कैपिटल चार्जेस से पहले का है, तो अब वर्किंग कैपिटल चार्ज करके दिखाना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला याद करो जो भी अकाउंटिंग रेशियो में हम पढ़ते थे, ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला क्या था, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना। तो अब जो काम होगा वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। आपको इसमें कुछ ऐड करना है एंड कुछ लेस करना है। ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, तो जितनी भी चीज़ें जैसे कि लायबिलिटीज हैं, कि अगर लायबिलिटीज बढ़ रहा है, लायबिलिटीज का सीधा रूल है, अगर बढ़ेगा तो ऐड कर देना, घटेगा तो लेस कर देना। और वहीं करंट एसेट्स का उल्टा रूल है, अगर बढ़ रहा है तो उसे हम घटा देंगे और अगर घट रहा है तो उसे हम जोड़ देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज में बढ़ोतरी हो रहा है तो फिर तो उसे हमें ऐड करना ही पड़ेगा। या फिर अगर आपका फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है, अगर सॉरी फिक्स्ड में बोल रही हूँ, अगर आपका करंट एसेट्स में डिक्रीज हो गया है, ठीक है, करंट एसेट्स आपका कम हो गया वैल्यू, तो उसे आप घटा दोगे, मतलब ऐड कर दोगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ओके, आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे एंड ये ऐड हो गया आपका, यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद लेस क्या करोगे, तो लेस आपको करना है, ऊपर लिखती हूँ थोड़ा, लेस आपको करना है, अगर करंट लायबिलिटीज में बढ़ रहा है तो ऐड कर दिए, तो घट रहा है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे ना। तो यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लिखोगे, ठीक है, इसे आपको लेस करना होगा। एंड फिर यहाँ पे इंक्रीज इन करंट, सी लिख देती हूँ, ओके, इंक्रीज इन सी मतलब करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट एसेट्स। उसके बाद जो अमाउंट आएगा यहाँ लिख देना, ठीक है। अब देखो ये तो काम हो गया ऐड और लेस करने का। अब ऐड आएगा तो ऐड कर देना, लेस आएगा तो लेस कर देना। जो भी अमाउंट यहाँ पे आता है इतना काम करने के बाद, ठीक है, इतना काम करने के बाद ये जो अमाउंट आपके पास आया, यही अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे। ये जो अमाउंट आया, ये अमाउंट आपका होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये क्या हो गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये माइनस में भी जा सकता है, ओके, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखो यहीं पे हमारा खत्म नहीं हो गया, अब इसमें एक लास्ट स्टेप है कि आपने जितना भी इनकम टैक्स पे किया है, ठीक है, उसे यहाँ पे आपको लेस करना होता है, ठीक है। ये आने के बाद आपको इनकम टैक्स इसमें लेस करना होता है, तो आप इसमें लेस कर दोगे इनकम टैक्स, यहाँ पे लिख के लेस कर देना है आपको। अब जो अमाउंट आया, ये जो अब अमाउंट आया है, मैं इसे सेपरेट कर देती हूँ, ठीक है। आई डोंट नो वाई, बट मेरे मार्कर को लगता है ठंड लग गई है, इसलिए चल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा आया ना अमाउंट, इसको आप लिखोगे नेट कैश फ्लो। अगर प्रॉफिट आया है, प्लस में आया है तो नेट कैश फ्लो, और अगर माइनस में आया है तो यूज्ड, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओपी एक्टिविटीज। ओपी मतलब ऑपरेटिंग है, ठीक है, ओके, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बनाना पड़ता है। देखो ये अलग है हमारा, यहाँ से इधर नीचे ये हमारा नोट है, कैलकुलेशन आप नोट करके इसे बनाओगे एग्जाम में भी, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इतना काम आपको करना होता है, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ईजी सा है आज की क्लास में, बस समझने के लिए कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा टाइम काफ़ी हो चुका है। तो देखो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब आपको देखो दो अलग अलग डेट गिवन है ना, तो ये दोनों अलग अलग डेट में आपको कंपैरिजन करके यहाँ पे लिखना है, दोनों का डिफरेंसेस को यहाँ पे लिखना है। आपको हर प्रत्येक क्वेश्चन में जो है ना ऐसे ही दिया रहेगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना हुआ मिलेगा, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करना। ऑल्दो मैं तो बताऊंगी ही, मैंने बोला पहले ही। और कभी कभी बैलेंस शीट गिवन होगा, ठीक है। तो चलो अभी तो फिलहाल यही है, तो यही बनाते हैं। सबसे पहले आपका डेटर्स दिया हुआ है ना, तो डेटर्स आपके क्या हैं, करंट एसेट्स हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आपका जो गिवन है वो है बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल भी आपका करंट एसेट्स है। देन आपका गिवन है, आप क्वेश्चन बोर्ड पे देखो, मैं क्वेश्चन बुक में देख रही हूँ। उसके बाद आपका क्रेडिटर्स गिवन है, तो क्रेडिटर्स आपका करंट लायबिलिटीज होता है।
देन है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी करंट लायबिलिटीज है। अभी तक जितने भी मिल रहे हैं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ही मिल रहे हैं, अभी तक ये हमें अभी तक नहीं मिला है नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंडिचर, देखते हैं इसमें है या नहीं। उसके बाद है आपका बिल्स पेबल, ये भी करंट लायबिलिटीज है हमारा। देन है एक्रूड इनकम, ये भी करंट लायबिलिटीज है, सॉरी करंट एसेट्स है। चलो मिला एक हमें डेप्रिसिएशन जो कि है नॉन कैश एक्सपेंस, ये कैश में हमारा एक्सपेंस नहीं होता है। तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपका है बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। देखो करंट ईयर का कितना दिया हुआ है 1,80,000 रुपीज़ और प्रीवियस ईयर का 50,000 रुपीज़ दिया है। तो सबसे पहले तो आपको यही कैलकुलेट करना होगा, तो हम इसी फॉर्मेट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट लिख के ऐसे कैलकुलेट करना होगा। देखो करंट ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है 1,80,000 रुपीज़ एंड प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट देखो गिवन है क्वेश्चन में 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसे तो माइनस कर दोगे, अब आपके पास आया 1,30,000 रुपीज़। अब ना तो आपके पास ट्रांसफर टू प्रॉफिट है, प्रपोज डिविडेंड, ये सब कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। अब जो ये आया यही है आपका एनपीबीटी, ठीक है। तो 1 लाख एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको यहाँ पे 1,30,000 रुपीज़ दिखाने होंगे, ठीक है। एंड इधर भी लिख देती हूँ 1,30,000 रुपीज़। अब देखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम, इसके लिए एडजस्टमेंट था तो ऐड क्या करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो चलो डेप्रिसिएशन तो हमें मिल गया। डेप्रिसिएशन में कितना अमाउंट आपका गिवन है, देखो करंट ईयर में और पिछले ईयर में क्या क्या दिया हुआ है। तो करंट ईयर में आपका दिया हुआ है 40,000 और पिछले साल में आपका दिया 50, मतलब पहले आपका 50,000 डेप्रिसिएशन हो रहा था और इस साल 40 हुआ है। तो 10,000 का यहाँ पे टोटल डिफरेंस है, आप उसे यहाँ पे दिखा दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 10, आपके पास हो गया है 1,40,000 रुपीज़, ओके। अब आपके पास कोई भी नॉन कैश इनकम नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं पूरा भी इरेज कर देती हूँ क्योंकि नहीं दिया हुआ है कुछ भी क्वेश्चन में। अगर दिया होता तो उसका काम हम यहाँ पे करते, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि कोई भी नॉन कैश इनकम नहीं दिया हुआ है तो ये जो 40,000 हमारा आया है यही है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस, ओके। यही है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है एंड माई हैंड्स आर टू मच कोल्ड। तो मेरे हाथ जो है बहुत ज़्यादा ही ठंडे हैं, तो मेरे हाथ अच्छे से चल नहीं रहे, दैट्स वाई राइटिंग भी अच्छा नहीं हो रहा है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये तो हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐड और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज करना है। एक बार मैं इसे इरेज कर देती हूँ, फिर मैं लिखूंगी, ठीक है। ध्यान से देख लो, अगर करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है तो उसे ऐड करेंगे और करंट एसेट्स में डिक्रीज हुआ है तो उसे ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब लायबिलिटीज का सीधा रूल है, बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो घटाएंगे। और लायबिलिटी एसेट्स का अलग है, बढ़ेगा तो घटा देंगे और घटेगा तो जोड़ देंगे, ओके। सबसे पहले तो ऐड करती हूँ एंड यहाँ पे लेस करती हूँ। तो ऐड में हमारा है डिक्रीज इन डेटर्स 10,000 रुपीज़ एंड लेस में हमारा है इंक्रीज इन BR 2,500, ओके। चलो अब थर्ड में आपका गिवन है क्रेडिटर्स, जो कि करंट लायबिलिटीज है हमारा, और ये आपका पहले था 25,000 रुपीज़ और अब है 20,000 रुपीज़। ये घट गया है तो इसे तो हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि ये करंट लायबिलिटीज है। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है। मैं ना ब्रैकेट में यहाँ पे करंट एसेट्स और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज लिख देती हूँ। ये कितना हमारा घट गया है 5,000 रुपीज़, तो 5,000 लिख देंगे। थर्ड में आपका गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज है लेकिन ये बढ़ रहा है। देखो पहले 800 था, अब 1,000 है, तो इसे हमें यहाँ लिखना होगा। इंक्रीज इन, ये हमारा करंट एसेट्स था। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा करंट लायबिलिटीज होता है। ये पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि अब तक तो पहचानना सीख ही गए होगे। उसके बाद है हमारा बिल पेबल, ये भी करंट लायबिलिटीज है लेकिन पहले ये 40 का था, अब 25 का है, तो हमें लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये घट गया है। तो डिक्रीज इन बिल्स पेबल, और ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज है। और ये कितना दिया हुआ है 40 to 25 15,000 रुपीज़, तो 15 यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा एक्रूड इनकम। देखो एक्रूड इनकम हमारा करंट एसेट्स होता है, पहले 6,000 था और अब 7,000 है, बढ़ गया, तो हमें घटाना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, ठीक है। और ये हमारा करंट एसेट्स होता है।
और ये आपका कितना बढ़ गया है 1000 रुपीज़, तो 1000 लिख देंगे। आई बात समझ में? अब इसे सॉल्व कर लो। अब हमने सारे अमाउंट्स को लिख लिए। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो लेस वाले अमाउंट्स हैं सबको ऐड करके बाहर निकाल दो। 15 और 5 20, 22, 23, तो 23,500 है हमारा लेस में, माइनस में, और प्लस में आपका है 10,200। तो लिख दोगे यहाँ पे, आपको इसे लेस करना होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका आया है 13,300। ओके, तो 13,300 को हम ऐसे बाहर निकाल कर लिख देंगे, और क्योंकि ये हमारा माइनस में आया है तो 1,40,000 में ये हमारा लेस हो जाएगा। तो 1,40,000 में इफ अगर 13,300 हमारा जाता है तो ये हमारा बचेगा 10 और यहाँ पे 3, 9 में 3 गया तो 6, 3 में 1 गया तो 2, और ये 1,26,700। तो ये जो अमाउंट आया है हमारा, ये ही है हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बिकॉज यहाँ पे कोई भी हमारा नेट प्रॉफिट नहीं, मतलब कोई भी इनकम टैक्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स वगैरह को आपको यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया होता तो हम उसे यहाँ पे माइनस कर देते, लेकिन नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा बन के आया है, मतलब 1,26,700 जो आया है, यही है हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे लिख दो। ओके, ये है आपका आंसर। अंडरस्टैंड? तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें इतना सिंपल क्वेश्चन भी है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस भी हैं। तो अभी तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो हम इसका हाई लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लास आज का क्लास समझ में आया। तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। एंड टेस्ट सीरीज कवर करने के लिए और बाकी सारे चैप्टर्स का अच्छे से रिविजन करने के लिए स्टे ट्यून विद दिस चैनल। ओके, बाय बाय।